दोस्त आज अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। आपका नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र पे नया प्रकाशन का जो है आपका सेट प्रैक्टिस आ गया है। जो था 12 सेट प्रैक्टिस था जो कि अंतिम प्रकाशन का था वो, और ये नया सेट प्रैक्टिस है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो कि प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी छठ तक जो है मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में, दोनों तरफ रोड के बगल में मूर्तियाँ बैठती है तो उसकी साउंड आता है, तो साउंड के कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो सेट प्रैक्टिस आपको रात के डेली 10 बजे मिल जाएगा, लेकिन और जो वीडियो हैं थोड़े से टाइम इधर उधर होंगे, लेकिन छठ के बाद कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि जो भी है साउंड बंद होते हैं तो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो थोड़ी सी अगर गलती हो तो क्षमा करेंगे, लेकिन मैं आपका सेट प्रैक्टिस रुकने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। बताइएगा, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलवाता है, कौन दिलवाता है? बताइएगा, आपके सामने ही 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे कि कौन दिलवाता है ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। याद रखेंगे, राज्य के राज्यपाल ही ऐसे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ दिलवाते हैं। याद रखिएगा, नहीं कि राष्ट्रपति। याद रखिएगा। और चलिए थोड़े से इनके बारे में डिटेल तो याद रखिएगा, ये जो उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की शपथ की बात अगर करते हैं तो अनुच्छेद अगर पूछे, आर्टिकल पूछे तो बोलिएगा 219। ठीक है, आर्टिकल बोलिएगा 219, आप स्पीड करके सुन लेंगे। ठीक है, तभी न्यायाधीश का पद का शपथ दिलवाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, नियुक्ति करता है। ठीक है, क्या करते हैं? नियुक्ति। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप स्पीड कर लेंगे वीडियो को। ठीक है, तो क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अगर पूछेगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति, याद रखेंगे। और शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी राज्यपाल की परामर्श पे ही ये होती है नियुक्ति। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति कब करेगा? जब राज्यपाल जो हैं, राज्य के राज्यपाल जो हैं, इनकी जो है परामर्श देंगे तभी नियुक्ति होगी। तो याद रखिएगा, शपथ की अगर बात करें तो अनुच्छेद 219 में आता है, उच्च न्यायालय की बात करता है। ठीक है, और ये शपथ कौन दिलाता है तो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, और नियुक्ति की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ये वीडियो दे दूंगा। ठीक है, डिटेल दे दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। चलिएगा, अगर समझ में आए मेरी बात तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। याद रखिएगा, एडुटेरिया का है, ध्यान रखेंगे प्रकाशक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बोले तो ऑप्शन पढ़ लेंगे लेकिन लंबा वीडियो चला जाएगा। चलिए, भारत के चुनाव आयोग, संसद की संयुक्त समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे। आपके सामने प्रश्न है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? तो भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करते हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय। याद रखेंगे, अगर पूछ दे कि अनुच्छेद 71 के तहत जो है, याद रखेंगे आर्टिकल 71 के तहत क्या होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का क्या करते हैं? निपटारा करते हैं। तो अगर आर्टिकल पूछ दे, अनुच्छेद पूछ दे, तो याद रखिएगा 71 करिएगा। क्या करिएगा? 71 कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आर्टिकल पे मैं वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 हो चुका है, इसी तरह पार्ट 2 पार्ट 3 में हो जाएंगे, और 3 पार्ट करके फिर एक बार वीकली डाल दूंगा जिसमें सारा MCQ मतलब जो है आर्टिकल का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न बताइए। तीसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, बताइएगा। आपके सामने है कि 7वें अनुसूची में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बताइएगा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, बताएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। क्या देखिएगा, जैसे ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित होगी, आदर्श होगा तो नीति होगा, नीति होगा तो नीति निर्देशक तत्व होंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये आदर्श निहित होता है। जैसे ही आदर्श की बात करिएगा तो जैसे ही होगा तो याद रखिएगा। अब बात है कि नीति निर्देशक है तो भाग 4 है। क्या बोलेगा? भाग 4। याद रखिएगा, भाग पूछेगा तो 4 बताएगा। अनुच्छेद आर्टिकल पूछ दे तो क्या बोलेगा? 36 से 51, मतलब 36 से 51 बोलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर पूछ दे कि राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ए माने आयरलैंड। ठीक है, AR कर दीजिएगा, आयरलैंड। याद हो गया।
इस तरह का छोटा क्लिप डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, आप स्पीड कर लेंगे, क्योंकि सभी को लेकर चलना है, साथ में समानता की ओर चलना है। हमारा भारत समानता को महत्व देता है। भारत में मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। बताएंगे हमारा जो है हमारा भारत का मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार देता है। याद रखेंगे, विधिक अधिकार, नर्सरिक अधिकार, मूल अधिकार या संवैधानिक अधिकार। बताएंगे भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार देता है। तो बताइए कौन देता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन अगर पूछते 4 ऑप्शन में पूछ रहा है तो याद रखिएगा हमारा जो है 32वां संवैधानिक, याद रखिएगा आर्टिकल 32 का बात करते हैं, मतलब संवैधानिक अधिकार का रूप देता है, संवैधानिक औपचारिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, नहीं कि संवैधानिक औपचार है, जो कि आर्टिकल 32 में होती है। तो यहाँ चेंज हो जाता है, माइंड को थोड़े से बुलंद करिएगा। ठीक है, चलिए, तो भारत में मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब इसका आर्टिकल, चलिए इसका आर्टिकल भी बात करते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद याद रखेंगे 326 के तहत 326 के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकारी का प्रावधान दिया गया। तो आर्टिकल कितना बोले? तो 326। याद रखिएगा अनुच्छेद 326 में संवैधानिक अधिकारों का, जो कि मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार का बारे में चर्चा करता है। तो याद रखिएगा जैसे ही आएगा कि संवैधानिक अधिकार, मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कब है, तो अनुच्छेद 326। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे छोटे छोटे क्लिप दे दूंगा, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलेंगे 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बताएंगे। 5वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा कैबिनेट सचिव। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। तो निम्न में से कौन से सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या देंगे? कैबिनेट सचिव होंगे, ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा कि ये इनके बारे में थोड़े से ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा इनका बारे में जानकारी नहीं है। चलेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 6ठा प्रश्न का जवाब देंगे। 6ठा प्रश्न में क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सवाल ऐसे पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है बताइए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। क्या ये सही है? बता सकते हैं आप, बताएंगे। क्या एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो, या लोकसभा की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 से पारित प्रस्ताव द्वारा हो, या लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हो, बताइएगा। इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए 6ठा प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव को ही हम लोग क्या करते हैं, हटा सकते हैं। किसे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या है? एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, वयस्क मत अधिकार का प्रावधान करता है, या मौलिक अधिकार प्रदान करता है, या कोई वंशानुगत शासन नहीं है, बताइएगा। तो आपको इस आंसर का मैंने अगर प्रैक्टिस सेट आपको टोटल 12 करवाया है, समझिए उसी से सब प्रकाशन मिलाकर क्वेश्चन देता है। मैं वादा करता हूँ आपका बिहार एसएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल चीज़ है। जैसे ही गणतंत्र की बात आएगी तो इसमें जान लीजिए कि कोई भी वंशानुगत नहीं होंगे, राजा महाराजा का बाल बच्चा नहीं होगा। क्लियर? चलेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? इतना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सोचिए, इसे नोट कर लीजिए दिमाग में। और सारे प्रैक्टिस सेट में है, आपका दूसरा प्रकाशन चल रहा है उसमें भी है, सोचिए। याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। ये तो आपको पता हो गया होगा कि गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रण कौन दिया था, किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बताइएगा किसने की थी, ये जवाब देंगे। याद रखेंगे 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 9वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा
सच्चिदानंद नाथ सन्याल, याद रखिएगा सच्चिदानंद सन्याल, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न क्या है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल बताइए कौन सा है? आपके सामने 4 प्रश्न है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? जवाब देंगे तो याद रखिएगा आपका सबसे अच्छा कांवर जो झील है, याद रखेंगे यही है। लेकिन ये कहाँ है? तो याद रखिएगा कांवर झील जो है बेगूसराय में है। बेगूसराय, याद रखेंगे बेगूसराय में है, सुन लीजिएगा बेगूसराय में है। और याद रखिए बेगूसराय के कौन से ज़िले में? तो मंझूला जो है, मंझूला गांव में है। मंझूला एक अनुमंडल है, उसमें है बसा हुआ। याद रखिए बेगूसराय एक जिला है, याद रखेंगे। अब टोटल बिहार का अगर पूछे तो मतलब अगर पूछते कि कांवर झील जो है कितने वर्ग किमी में फैला है, तो 16 वर्ग किमी में फैला है। ओके, चलेंगे आगे। डिटेल बहुत सारे हैं लेकिन डिटेल देने में टाइम जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? कौन सी ऐसी सभ्यता है जो कि नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा एक ही थी सभ्यता जो कि नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, याद रखेंगे। ठीक है, 2 प्रमुख थी, कौन कौन 2 प्रमुख था वो आपको जानना जरूरी है। एक हड़प्पा है ना, हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। बस यही 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ दे कि सिंधु घाटी की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी ये आप कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर ये जवाब दे दिए तो समझिए बहुत अच्छी जवाब है। तो आप जानते हैं कि अंतिम समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य था तब वो अपना जैन धर्म को अपना लिया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कब अपनाया था तो आप बताइएगा। ठीक है, और कब अपनी सांसें जो है कहाँ, श्रवणबेल गोला जो कर्नाटक में है वहाँ पे अपना शरीर त्यागा था। क्या किया था? शरीर त्यागे थे, याद रखेंगे 1998 में चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। शब्द पे ध्यान ना देंगे, शब्द के बातों पे ध्यान देंगे। चलिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी ऐसी कला है जो कि ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? याद रखिएगा, बताइएगा। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा गंधार कला जो है आपका ये बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा गंधार कला। ठीक है, क्या है? गंधार कला, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी कला है? तो गंधार कला है, याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलेंगे। 14वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 14वां प्रश्न क्या है कि जवाब देंगे। 14वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? अमीरों का दमन जो है किस शासक द्वारा किया गया था ये बताइएगा। तो एक ही आदमी था शुरू में, जब वो दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम था वो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश ने किया था, याद रखिएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से कौन शासक किया था? तो इल्तुतमिश किया था, याद रखेंगे। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए कुतुबुद्दीन ने बनवाया था कुतुब मीनार, उसका पूर्ण निर्माण जो है मतलब आगे की ओर बनवाया था, जो कि गड़बड़ा आधे में चला गया था, रुक गया था, तो उसे पूरा करवाया था कौन? इल्तुतमिश। क्लियर, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलवाया था, याद रखिएगा, ये भी याद रखेंगे। और दूसरी बात, ये 40 गुलाम सरदारों का चालीसा चलवाया था, याद रखिएगा। ओके, इतना इल्तुतमिश के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे चलिएगा। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। 15वां प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछते हैं आपसे तो आप जवाब दीजिएगा वारिंग हेस्टिंग। वारिंग हेस्टिंग कौन है? वारिंग हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वारिंग हेस्टिंग, याद रखिएगा।
और ये जो मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा 1780 से 84 तक चला था। याद रखिएगा इसके बीच हुआ था 80 से 84, ठीक है, 1780 से 84, 80 से 84 तक। ओके, याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग उस समय का गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ज़्यादा डिटेलिंग बाद में, छोटा छोटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? कौन कहे थे बताइएगा, या कौन कहा था बताइएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, डार्फिन, लॉर्ड डार्फिन ने कहा था। याद रखेंगे, लॉर्ड डार्फिन ने कहा था, याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। 17वां प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपको कमजोर नहीं दिखेगा, देखिएगा। पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, बताइएगा। पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। अब कब किया गया था, डेट अगर याद रखिएगा, याद रखिएगा 1867, 1867 में, याद रखिएगा, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछते कि ये पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना जो एम.जी. रनाडे द्वारा हुआ था 1867 में, ये तो हो गया, ठीक है। और चलिए आगे चलेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़्यादा में टाइम हमको भी होगा। चलिए 18वां प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइएगा। वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजय साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 8, भू राजस्व। चलेंगे आगे चलेंगे 19वां प्रश्न। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो याद रखिएगा ये अकबर के लिए हो गया था, याद रखिएगा। अकबर के विरुद्ध, मुगल बादशाह जो अकबर था उसके विरुद्ध हो गया था, जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल करेंगे बाद में। आगे याद रखिएगा ये धर्मगुरु थे, एक मुस्लिम धर्मगुरु थे जिन्होंने 1580 में करवाया था, याद रखेंगे। आगे डिटेल बाद में बताएंगे। चलेंगे फटाफट क्योंकि अब गाना बजने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए फटाफट। चलिए 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करेंगे, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसे थोड़ी सी स्मॉल करते हैं। चलिए, ओहो लंबा है, एक मिनट। चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आंसर नीचे है, आंसर दूंगा। चलिए तो चलिए देखिए घटना है, आप याद रखेंगे। चलिए इसे ऊपर 20वां प्रश्न को ऊपर हाइड करते हैं। हाँ, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। चलिए, रॉलेट एक्ट जो है और रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। और एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को आगे मिलाते हैं तो आपको पता है 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। क्लियर, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ओके, अब चलिए रॉयल एक्ट है और अमृतसर अधिवेशन और सत्याग्रह है। तो बताइए आगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया डी का 3 कहाँ है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ए होगा, एक मिनट, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। तो देखिए डी का 3 होगा, तो डी का इसमें 3 ये है। चलिए एक तो खत्म हो गया। छाटने का तरीका देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, आगे बताइए कि रॉयल एक्ट है। तो रॉयल एक्ट अगर 19 मार्च, याद रखें 19 मार्च 1919 को, तो रॉयल एक्ट की अगर बात करें तो 19 मार्च 1919 को, तो ये देखिए पहला का पहला हो जाएगा, ठीक है। पहला का पहला हो जाएगा, तो 19 मार्च 1919 है, एक का ए हो जाएगा। तो चलिए इसमें था तो ये तो कट गया, ये क्योंकि पहले ही कट गया। इसमें तो ये भी कट गया, बी, तो बचा ये और ये, ठीक है, सी और डी। तो अब बचा दो में से आंसर लाना है। रॉयल एक्ट सत्याग्रह का अगर डेट पूछते तो क्या बताइएगा? कुछ नहीं, बस 6, क्या कर देगा? 6 अप्रैल 1919, याद रखेंगे 6 अप्रैल 1919। तो इसमें बचा ये तो बचा नहीं, तो कट गया, तो हो गया, याद रखेंगे। अब बचा राष्ट्रीय कांग्रेस, बचा ना 2 दिसंबर 1919, बात खत्म। क्लियर, बहुत अच्छा प्रश्न। चलेंगे आगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। थोड़े से क्वेश्चन टेढ़े हैं, सीधे हो जाएंगे बाद में, चलिएगा।
भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में आप बताएंगे कि सीमा की लंबाई के अनुसार। तो बताइएगा कौन सी सीमा के लंबाई के अनुसार आगे और कम है। याद रखेंगे सबसे आगे बड़ा चलना है, फिर छोटे की ओर बढ़ना है। मतलब कहने का मतलब आगे छोटे की ओर बढ़ना है, फिर आगे की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलेंगे चीन। तो चीन तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि 3488 इसकी लंबाई है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। चलिए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये चीन है, ठीक है, सी माने चीन, याद रखेंगे। बांग्लादेश का देखते हैं। तो बांग्लादेश की लंबाई अगर पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा है, 40,96.7 है, बहुत ज़्यादा है ना। बी माने बांग्लादेश, याद रखेंगे, दिखाई दे रहा होगा। पाकिस्तान की अगर देखें तो 33, ठीक है, 23 है, ठीक है, 33-23 है पाकिस्तान का। पी माने पाकिस्तान है, याद रखेंगे। बचा आपका एक है नेपाल। अब नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल का 1751 है, ठीक है, 1751 है। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा जो है कि छोटे की ओर से चलेंगे बढ़ते क्रम में। तो छोटे की ओर से 1751 जो है नेपाल पहले है, तो इसमें है। चलिए दोनों तो कट गए, तो नेपाल हो गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान में है, तो उसके बाद पाकिस्तान होगा, है ना, दोनों में पाकिस्तान है, ये दोनों सही है। उसके बाद देखिए चीन होगा कि बांग्लादेश। तो याद रखिए चीन होगा। कौन होगा? तो चीन होगा। क्या बोलते हैं, चीन होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए कि क्या होगा। तो याद रखिएगा चीन होगा। सबसे लंबा बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश अंतिम में होगा। तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है, आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर घटते समय में चलना है, यही ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते क्रम में चलते रहेंगे आरोही क्रम में। तो नेपाल, पाकिस्तान और चीन, बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी डिटेल अगर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजिए। चलिएगा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? भूस्तरीय रचना वाली नहीं है, कौन सा? देखिए बिहार से मैंने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बिहार से 12 बजे जो चलता है उसमें देखिए क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप पढ़े होंगे तो, मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो चलिएगा। तो याद रखिएगा 22वां प्रश्न का जवाब देंगे रोहतास आपका जो है भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। याद रखिएगा मुंगेर, जमुई और नवादा है, लेकिन रोहतास जो है आपका नहीं है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलते हैं बिहार की जीके में देख लेंगे। अटल टनल जो है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अटल जी का जो एक अटल जी के नाम पे एक टनल बना है, अटल टनल, ठीक है, उसमें सही बताना है कि कौन सा है, और नीचे देखिए ये मिलान करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो आप बताइएगा। तो याद रखेंगे इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, एकदम सही है, ये भी सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, थोड़े से धुंधले हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तीनों मतलब चारों सही है। मतलब अटल जी जो टनल बना है, अटल टनल बना है, याद रखेंगे वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा हिमालय के जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य स्थित है, एकदम सही है। उसी पे बनाया गया उनका नाम बदल के। ठीक है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, याद रखिएगा लाहौल, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, सॉरी है निर्माण जो है इसका सीमा संगठन द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। और इसका लंबाई अगर पूछते हैं आपसे तो कितना बताइएगा, याद रखिए 9.02 दिया हुआ है यहाँ पे किमी लंबी है। ठीक है, अटल टनल, ठीक है, 9.02 किमी जो है लंबी है अटल, याद रखिएगा। और ये जानते हैं, याद रखिएगा ये टनल जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये अटल जी इस जो रास्ते को अटल जी ने ही 2002 में ये क्या किए थे, मतलब आधारशिला रखे थे। ठीक है, और जब याद रखिए 2020 में 3 अक्टूबर जब आया था, 3 अक्टूबर 2020 आया था, तो इस समय जो थे नरेंद्र मोदी जब थे तो ये रोहतांग के नाम से जाना जाता था। क्या के नाम से जाना जाता था? रोहतांग था। रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश का था, ये तो आपको पता है। तो रोहतांग
जो था नाम था इसे तिरुवंजार रोहतांग, तो इसी का जो है ना नाम क्या कर दिया गया कि अटल टनल के नाम से कर दिया गया, क्योंकि अटल जी 2002 में ये आधारशिला रखे थे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, सुन लिए तो अच्छी बात है। चलेंगे आगे की ओर। चलेंगे नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। याद रखेंगे नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच जो है स्थित है। इसे भ्रंश घाटी होकर प्रवाहित करती है। याद रखेंगे भ्रंश घाटी भी कहते हैं एक तरह से। चलेंगे आगे, चलेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं था कुछ। चलिए ये थोड़े से इसमें भी जूम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये इरिटेरिया के तहत ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखेंगे। और चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद इरिटेरिया जो बुक जो देते हैं उनके लिए, क्योंकि ये बुक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका क्वेश्चन बहुत ही सटीक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और ये सही उत्तर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़े से ऊपर करके थोड़े जूम करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सूची 1 में और सूची 2 में, सूची 1 में है कि लॉयस का क्षेत्र है और राज्य का जो नाम है बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका प्रश्न का जवाब आप देंगे तो याद रखिए बादाम पहाड़। ठीक है, बादाम पहाड़ जो है याद रखेंगे कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे बादाम पहाड़ की अगर बात करें, आप बताइएगा कहाँ पड़ेगा? तो याद रखिएगा बादाम पहाड़ की अगर बात करेंगे तो हमारा आपका उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। तो देखिए ए का 2 होगा, तो क्या ए का 2 कहाँ है? तो ये दोनों तो छट गया, आप तो हटा दीजिए, ये दोनों को हटाइए। ठीक है, तो बचा ये दोनों। तो चलिए ए ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, चलेंगे, चलिए बताइएगा और बताइएगा कि दिल्ली राजहरा जो है कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो ठीक है, बी का 3 होगा। तो चलिए आंसर तो सी हो गया, एकदम सही हो गया, है ना। अब चलिए केंद्रमुख याद रखिएगा ये कर्नाटक में पड़ेगा। अन्नुआ मुंडी जो है आपका झारखंड में पड़ता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलेंगे आगे की ओर, 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। 26वां प्रश्न क्या है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। बताइएगा किलिमंजारो अवस्थित है, तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? बताएंगे। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा तंजानिया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे तंजानिया में कहाँ? तो जो किलिमंजारो है शिखर माउंट जो किलिमंजारो है कहाँ स्थित है? तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। ये दक्षिण अमेरिका। अब चलिए मिलान करते हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? चलिए इसका ज़्यादा डिटेल देंगे तो टाइम लग जाएगा, चलिए बाद में दे देंगे। चलिए ऐसे बहुत है कि दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, यूरोप में कौन सा पर्वत है ना, तो बहुत सारा है। तो वो स्पेशल पर्वत का चलवाऊंगा ना, MCQ तो करूँगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। बताइएगा भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून है के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? बताइएगा क्या दक्षिण से उत्तर की ओर है, या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से है, या दक्षिण पूर्व से पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम में है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है? मैंने ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व याद रखेंगे। क्लियर। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित है। सूची 2 का नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर दें। ठीक है, देख लिया। चलिए इसे थोड़ी जूम कर देते हैं, चलेंगे आगे देखेंगे। आगे देखिए सूची 1 देश है और सूची 2 राजधानी है। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, बना दूंगा। तो चलिएगा ये लास्ट में सोचते हैं कि एग्ज़ाम का जब 1 महीना बचता है ना तो लास्ट में कर दूंगा, तो जब आएगा तो उस समय करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी राजधानी बताइए। उज्बेकिस्तान की राजधानी बताइए। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी तस्कंद है, तो 1 का 1 होना चाहिए, तो सब 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। ताजिकिस्तान का क्या होगा? दुशानबे। याद रखिएगा दुशानबे, तो 2 का इसमें होगा, ये दोनों हट गए, खत्म। चलिए ये दोनों तो हट गए, चलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। किर्गिस्तान में है आपका विश्केक। याद रखेंगे
केक, याद रखेंगे। तो ये भी आपका 1 2 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अब आ जाइए तुर्कमेनिस्तान क्या हो, अशगाबाद, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर। अगर याद नहीं हो तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान तस्कांद, उज्बेकिस्तान ताशकांद, ताजिकिस्तान दुशानबे, ताजिकिस्तान दुशानबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, अशगाबाद, याद रखेंगे, है ना, ऐसे याद कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूलन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूलन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? याद रखेंगे, संभावित प्रभाव होगा आपके सामने, बताइएगा। तो याद रखिएगा, निर्यात में वृद्धि। किसमें? निर्यात में वृद्धि, याद रखेंगे। निर्यात में वृद्धि, याद रखेंगे। निर्यात में वृद्धि, याद रखेंगे, याद रखेंगे। 4 बार बोल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन के अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वैसे नाम बताइएगा। उधार ले सकते हैं ऐसे क्या होंगे, बताइए। वह दर जिस पर हम लोग अनुसूचित जो जाती हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो होता है रिजर्व बैंक से रातों रात धन अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त राशि ले सकता है, रातों रात ले सकता है वाणिज्य बैंक। ठीक है, तो बताइएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, याद रखेंगे। चलिए आगे चलिए, इकोनॉमिक्स का मैंने नहीं करवाया तो करवा दूंगा। चलिएगा 31 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? आरबीआई से संबंधित नहीं है, ये जवाब देंगे। क्या ऋण नियंत्रण, मुद्रा नोट जारी करना, या जनता का पैसा उधार देना? याद रखिएगा, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंक को धन उधार देना। बताइए कौन नहीं है, संबंधित नहीं है, आरबीआई से संबंधित नहीं है, ये जवाब देना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 3 नहीं है, याद रखेंगे। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सब नहीं है। याद रखेंगे, सिर्फ यही काम है कि उधार देता है आरबीआई, याद रखेंगे, नहीं कि सबको देता है। चलिएगा, पंचायती जो है योजना जो है पहली पंचवर्षीय योजना के, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए बताइए, भारत की आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? किस पंचवर्षीय योजना का था, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, 32वां प्रश्न का जवाब देंगे, तीसरा था, याद रखेंगे। तीसरा पंचवर्षीय योजना का था, याद रखेंगे। अगर तीसरा पंचवर्षीय योजना का डेट पूछते तो आप क्या जवाब देंगे? तो 961, मतलब 1961 से लेके 1966 तक। ठीक है, 1961 से लेके 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चला था, याद रखेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था। चलेंगे आगे, चलेंगे 33वां प्रश्न की ओर चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय जो लेखांक है का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेखांक का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये बताइएगा। राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, साइमन गुजनेट्स को, याद रखेंगे, साइमन गुजनेट्स को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 34वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी का नाम आप सुने होंगे, तो वाशिंगटन डीसी का, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में था, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियम कौन करता है? बताएंगे, विनियम कौन करता है, बताइएगा। विनियम जो है कौन करता है? भारत के कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का कौन करता है? तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो 35वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, याद रखेंगे, यही करता है। चलेंगे आगे, 36वां प्रश्न का जवाब देंगे, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रांड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया था? बताइएगा, किसने? बताइएगा, भारत ने किस देश को, बताइएगा किस देश को भेंट में दिया था? बताइएगा, याद रखिएगा, ये बांग्लादेश को दिया था, याद रखेंगे, बांग्लादेश को दिया था, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 37वां प्रश्न में बताइए कि भारत सरकार ने वर्ष 23 और 24 में
या देखिए 23 और 24 में साधारण धन के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया था, बताइएगा कितना किया था, ये बताएंगे। आपके सामने 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा 8183 रुपीज़, याद रखेंगे 8183 रुपया, याद रखेंगे। चलेंगे जल्दी जल्दी चलेंगे, आगे चलेंगे। 38वां प्रश्न का बताइए किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, बताइएगा। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, किसने की थी, बताइएगा। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा वो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने ही किया था। याद रखिएगा पोषण भी पढ़ाई भी, याद रखेंगे। चलेंगे चंद्रयान पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन लगभग कितना था, बताइएगा। वजन पूछ रहा है कितना था, बताइएगा। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे तो कितना था, 3900 था। 39वां प्रश्न 3900 किग्रा था, याद रखेंगे। चंद्रमा तीसरा का जो है ना प्रक्षेपित किया गया था, जिससे कुल वजन लगभग पूछ रहा है तो 3900 किग्रा बोलिएगा। याद रखिए चंद्रमा की अगर बोलेगा कि कौन सा है तो आपको पता है कि याद रखिएगा LVM3IM4 था, क्या था, याद रखिएगा LVM3IM4 था, याद रखिएगा। चंद्रमा 3 का याद रखिएगा। और यह जारी कहाँ से किया गया था तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र से शुरू किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। कुल वजन याद रखेंगे 3900 था, याद रखेंगे। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को ये इसरो से हुआ था, जिसका नाम आपको LVM3M4 था, याद रखिएगा। अगर पूछे कि चंद्रयान 1 की अगर बात करें तो 2008 को, याद रखिएगा। सबसे पहले 2008 को चंद्रयान शुरू हुआ था, याद रखेंगे। और चंद्रयान 2 का डेट अगर पूछे तो 2019 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, 2019। क्लियर हो गया, इसमें दिक्कत नहीं ना। चंद्रयान 3 कब हुआ तो याद रखिएगा 2023 में हुआ था। चंद्रयान 1 पूछेगा तो याद रखिएगा 2008 में हुआ था। और चंद्रयान 2 अगर पूछ दे तो 2019 में हुआ था, याद रखेंगे। 2019 में हुआ था, याद रखेंगे। और याद रखिएगा, और अगर पूछ दे कि चंद्रयान 3 का अगर पूछ दे प्रक्षेपित लॉन्च का नाम पूछ दे तो याद रखिएगा LVM3 याद रखेंगे, IM4 याद रखेंगे, ठीक है। LVM3M4 याद रखेंगे, M4 याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुआ था, इससे ज़्यादा डिटेल क्या था। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। इस तरह का छोटा छोटा क्लिप मैं शॉर्ट वीडियो में डालने लगा हूं आजकल, आप जरूर देखेंगे। और इंस्टाग्राम बन चुका है, नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा। नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे जाके टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, आपका वो भी बना हुआ है, धीरे धीरे आप जुड़िए, क्योंकि मैं उस पर अभी PDF डाला नहीं हूँ, डाल दूंगा, पोस्ट करने लगा हूँ इंस्टाग्राम पे। आप शॉर्ट क्लिप देख सकते हैं इंस्टा पे भी जाके, तो चलिए। और उस पर इंस्टा पे आप जितना हो सके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मैं उसका जवाब उस पर दूंगा, पर्सनली जवाब अगर चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, विशेष पर्यावरण अगर ऑफलाइन की अगर बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे। चलिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, बताएंगे। 2023 का थीम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए, याद रखेंगे। 41वां प्रश्न का जवाब देंगे। 41वां प्रश्न का जवाब देंगे। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है, बताइएगा। GI टैग दिया गया है। 41वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। फटाफट चलेंगे, 75 क्वेश्चन है, चलेंगे फटाफट। 42 का निम्नलिखित में से राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमिलन नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है। तो आप याद रखेंगे, आपके सामने केरल का है, नागालैंड का, त्रिपुरा का, राजस्थान का, बताइएगा इसमें कौन नहीं है तो बताएंगे। तो याद रखिएगा 42वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा जो है ये सही नहीं है, क्योंकि केरल का देखिए आरिफ मोहम्मद खान है, नागालैंड का याद रखिएगा लाल गणेशन हैं, और राजस्थान का कलराज मिश्रा हैं, याद रखेंगे। लेकिन त्रिपुरा का नहीं है, त्रिपुरा के कौन है आप बता सकते हैं तो बताइए। तो याद रखिएगा त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा सत्यनारायण आर्य, याद रखेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रहे हैं, बताएंगे। कुल कितने टीम भाग ले रहे हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रहे हैं, ये बताइएगा। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको पता है 10 टीम जो है भाग ले रहे हैं, याद रखेंगे। 10 टीम जो है भाग ले रहे हैं, मतलब भाग क्या ले चुके हैं, ये तो सेट प्रैक्टिस
थोड़ा पीछे का है इसलिए। तो वर्ल्ड कप देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, तो आप जानते ही हैं। तो 10 टीम है। अब 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 2023 में किया गया है, याद रखेंगे। चलेंगे 48 मैच हैं टोटल। चलिए 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। 44वां प्रश्न में, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, हाल ही में किसे महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जवाब देंगे। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। 44वां प्रश्न आपके सामने है, पीके शाही। कौन है? पीके शाही को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। 13 जनवरी 2023 को, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताएंगे किसे सम्मानित किया गया है, यह जवाब देंगे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, यह जवाब देंगे। 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा, जॉन फासे को दिया गया है, याद रखेंगे। जॉन फासे को दिया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। स्वीडिश एकेडमी द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो दिया गया है, घोषणा 2023 का किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, नाटककार थे एक तरह से, याद रखिएगा। चलिएगा, याद रखिएगा 46 का आंसर का जवाब देंगे। नागेवाजा। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा जो है खेल से संबंधित है, बताइएगा। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आपके सामने जवाब दीजिए। 46 का आंसर का जवाब देंगे जूडो, याद रखेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जूडो, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जूडो, याद रखेंगे। जूडो से संबंधित हैं कराटा, कन्फू से कहिए। प्रोलॉग। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? बताइएगा, प्रोलॉग जो है किस पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है, बताइए। तो याद रखिएगा पंचम। कितने हैं? तो पंचम, याद रखेंगे पंचम। ऐसे बहुत सारे हैं, नाम बहुत हैं। चलिए आगे चलते हैं। 48 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा, कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 48 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए रोम, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए रोम। बाहरी आवाज़ों के लिए क्षमा चाहता हूँ, याद रखेंगे। याद रखिएगा, नकटा लोक नृत्य। नकटा नाम सुने होंगे। लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नकटा जो लोक नृत्य है किस राज्य से है? तो याद रखें, नकटा जैसे ही आएगा महाराष्ट्र को याद करेगा। महाराष्ट्र, नकटा, 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 महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड का तो आप जानते हैं कि छऊ फेमस है। छऊ मतलब छऊ, ठीक है, चचजा वाला छऊ, छऊ है, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में एक ढाली आ गया है, ढाली एक नृत्य है, वो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और छपेली जो याद रखिएगा, छपेली आपका हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा फेमस है। चलिए ऐसे छोटे छोटे बता दिया, छोटा मोटा। चलेंगे 50वां क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का जैसे ही नाम आएगा किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा, इनका जो है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे सितार से है, याद रखेंगे सितार से है। थोड़े से बता देते हैं, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी, बंदे हसन और विलायत खां का संबंध भी सितार जो है वाद्य यंत्र से है, याद रखेंगे। चलिएगा 51 का आंसर का जवाब देंगे। अब चलिए थोड़े से साइंस पे आ जाते हैं। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइएगा, डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद देखिए ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर करती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर करती है। सीरीज जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर करती है, याद रखेंगे। याद रखेंगे 52 का आंसर का जवाब देंगे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का पराशर होता है। लाल रंग का पराशर होता है, क्या होता है? बताइएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का पराशर होता है। 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 6200 ए से लेके 7800 ए तक होता है, याद रखिएगा। इसी तरह बैगनी का, जमुई का, नीला रंग का, हरा रंग का, इसका एक शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा, आप खाली देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा, टेंशन ना लेंगे। चलिएगा 53 का जो चीज़ आपको हार्ड लग रहा है उसका शॉर्ट क्लिप डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, एनालिसिस हो जाएगा, है ना। अच्छा ट्रिक है एनालिसिस करने के लिए। हम जो किताब का पढ़ा था ना, उसका जो एनालिसिस होता है उसका मैं शॉर्ट क्लिप बना के जो स्पीड वॉइस में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करें। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देखिए ध्वनि पे मैंने एमसीक्यू करवा चुका हूँ, अगर साइंस का 2 बजे अगर देखते हैं तो उसमें हो जाएगा, नहीं तो जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। तो ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइएगा, ध्वनि की प्रबलता जब भी हम लोग करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? तो एक कंपन आयाम की तरह होगा, तो कंपन की आयाम के द्वारा हम लोग करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, आयाम द्वारा करते हैं, ठीक है। चलेंगे 54 का आंसर का जवाब देंगे। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है?
बताइएगा ऐसा क्या है, कौन सा गैस है जो कि विद्युत के अपघटन जो समय पर होता है, जो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा गैस बनाती है, ये पूछ रहा है। तो 54 का आंसर का जवाब देंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस बनाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा 55 का आंसर का जवाब देंगे। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु बताइए लाल क्यों दिखाई देती है? नॉर्मल चीज़ है, लाल रंग की अगर वस्तु है कोई तो लाल क्यों दिखाई देगी? या लाल रंग को परिवर्तित करती है, या लाल रंग को गुजरने देती है, या लाल रंग को बिखरती है, या लाल रंग को सोख लेती है? बताइएगा, आपके सामने जवाब है। तो 55 का आंसर का जवाब देंगे। तो आपको पता है 55 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यह लाल रंग को परिवर्तित करती है, इसलिए लाल रंग होता है। चलेंगे 56 का आंसर का जवाब देंगे। 56 का आंसर का जवाब देंगे। 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकती है? बताइएगा किन किन स्थितियों में शून्य हो सकती है? कार्य का मान जो है किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है बताएंगे। 56 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। बी और सी दोनों होंगे। बी और सी में चढ़ जानते हैं। तो बी की बात अगर करें तो जल विस्थापन शून्य हो जाते हैं। सी में क्या है कि बल एवं विस्थापन की दिशा में परस्पर लंबवत हो जाता है। ठीक है, लंबवत हो। ठीक है, ये चलिए ये मैंने प्रैक्टिस सेट अगर 1 2 3 5 देखे होंगे तो इसमें आप जवाब देंगे। प्रतिरोध में दो तार है R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। बताएंगे प्रतिरोध है, बताइएगा इसमें आंसर का जवाब दीजिएगा। तो 57 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखेंगे 57 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी होंगे। R1 × 2 R1 + R2 होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें जो मैंने सूत्र नहीं बताया लेकिन ये आप जान जाइएगा, ऊपर इंटू हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, याद रखेंगे। 58 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य किसमें होते हैं ये बताइएगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य कौन होते हैं? तो एक चीज़ है ये प्रकाश, विद्युत, ये सब मैंने एमसीक्यू करवा चुका हूँ, अगर चुक गए तो चुक गए। चलिए 58 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग में। ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग में, याद रखेंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? कौन सा जो है मिश्रण का उदाहरण है, आप जवाब देंगे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? 59 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 59 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस्पात, याद रखेंगे इस्पात, याद रखेंगे इस्पात में। चलिएगा 60 क्वेश्चन का जवाब देंगे। 60 क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा कर्नेलाइट। देखिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो डाला है, ठीक है। कर्नेलाइट मतलब किस धातु का अयस्क है, मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट वीडियो डाला है, अगर आप देखे होंगे तो जरूर इसका जवाब दीजिएगा। अयस्क पे मैंने डाला है वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो स्पीड करके साउंड में मैंने डाला है, पोटाशियम का डाला था, है ना। किसका डाला था? पोटाशियम का। तो देखिए पोटाशियम, अब मैंने बोला था पोटाशियम को इंडिकेट करते हैं कैसे, मेरे दोस्त, और ये सूत्र भी बताया था मैंने। आप अगर शॉर्ट वीडियो देखे हो तो एंजॉय करिएगा। कैसे इसका सूत्र क्या बोले थे? के लगा दीजिए, पोटेशियम का के लगा दीजिए, Cl ऐड कर दीजिए, Mg और Cl3 लगा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, 6H2O कर दीजिए, 6H2O कर दीजिए। ऐसे मैंने बोला है स्पीड वीडियो, अगर देखे होंगे तो आप जरूर इसे सही लगाए होंगे। चलिए 61 का आंसर का जवाब देंगे। 61 का है कि हीलियम के नाभिकीय में होता है। हीलियम के नाभिकीय में क्या होता है बताएंगे। 61 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी 2 प्रोटीन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दो प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन, सॉरी, ठीक है। परमाणु संख्या 2 होते हैं। चलेंगे 62 का आंसर का जवाब देंगे। क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, मैंने इससे भी करवाया है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, बताएंगे। 62 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, याद रखेंगे। चलिए आपके लिए एक्साइटमेंट मैं करता हूँ ऐसे बोलकर कि आप एक्साइटमेंट में रहें कि हाँ मैंने करवाया है, आपको याद रहे। चलिएगा बताइए 63 का आंसर का जवाब देंगे। 63 का कि मणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम। चलिएगा
आ जाइए मेरे दोस्त, यहाँ पे 64वां प्रश्न का जवाब देंगे। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में जो है प्रतिशत कितना होता है, तो 0% होता है जर्मन सिल्वर में, याद रखिए। लेकिन तांबा में अगर पूछते तो याद रखिएगा, तांबा में आपका जो है 50% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जस्ता में 35% होता है, याद रखेंगे। और 15% आपका निकेल में होता है, याद रखेंगे। चलेंगे, चलिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? किस पदार्थ की जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो 65 का आंसर का जवाब देंगे। तो 65 का आंसर का जवाब आप दीजिए, तो मैं जवाब देता हूं। तो याद रखिएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, एल्कोहल का, ठीक है, एल्कोहल का, याद रखेंगे। चलेगा 66 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताएंगे 66 का। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें एक से अधिक मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसका क्लियर नहीं किया है, ठीक है। 67 का आंसर का जवाब देंगे। 67 का है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा, रासायनिक युद्ध जो होते हैं उससे, युद्ध में, याद रखिएगा, मस्टर्ड का। चलेंगे 68 का आंसर का जवाब देंगे। 68 का है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है, कौन सा ऐसा है जो कि विस्फोटक नहीं है? तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है आपका विस्फोटक नहीं है। दोनों TNG, TNT और पोटाशियम क्लोरेट, ये सब विस्फोटक है, याद रखेंगे। 69 का आंसर का जवाब देंगे। 69 में है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बताइएगा, सबसे पुराना जीव अगर पूछ दे तो कौन सा है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 69 का आंसर का जवाब देंगे। 69 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, नीलहरित जो है शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 70वां प्रश्न का जवाब देंगे। 70 प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? बताइएगा, अपने जो है रुधिर वाले जंतु जो होते हैं अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर टी, याद रखेंगे, हमेशा एक सा बना रहता है, हमेशा एक सा बना रहता है, याद रखेंगे। चलिए 71वां प्रश्न का जवाब देंगे। सूची 1 सूची 2 में जो मिलान करिए और बताना है। तो सूची 1 सूची 2, चलिए इसे हाइड करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं, क्वेश्चन को आंसर दिखाते हैं आपको। तो बताइए, सुंदर जो है अम्रवेला या सिंघाड़ा जो होता है, या प्याज, ये जो चौथा यहाँ है, तो बताइएगा कैसे होंगे मिलान, बताइएगा। तो याद रखिएगा, अगर 71 का आंसर पूछते तो याद रखिएगा, सुंदरी, सुंदरी जो है आपका क्या है, सुंदरबन मैंने बोल दिया ना, सॉरी, सुंदरी, सुंदरी को न्यूमेटोफोरे, याद रखिएगा, एक का दो होगा, एक का दो शब्द है, ठीक है, क्लियर। अम्रवेला, अम्रवेला बताइएगा, तो याद रखिएगा चुसन मूल होता है, क्या होता है, चुसन मूल होता है। आपका बी का एक होना चाहिए, और ये तो आपका ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। बताइए सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का बताइए कौन सा भाग हम लोग खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, बताइएगा। तो याद रखिएगा, सिंघाड़ा का आपका होता है चौथा, यहाँ देखिए चौथा यहाँ हो गया है, याद रखिएगा स्वागिकारक, याद रखेंगे, स्वागारिक मूल्य, जो याद रखिए ये दोनों सही है। अब बच्चा सिंघाड़ा, सिंघाड़ा हो गया। प्याज का बताइए, तो प्याज का एक ही तो बचा यार, 3, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर। आगे चलें, 72वां प्रश्न का जवाब देंगे। 72वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 72वां प्रश्न का जवाब देंगे, शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या है बताइएगा, आपके सामने 4 प्रश्न है, जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, कुल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन, याद रखेंगे, कुल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन, याद रखेंगे, ठीक है। 72वां प्रश्न क्लियर। चलिए 73वां प्रश्न का जवाब देंगे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किन अंग में संपन्न होते हैं? किन अंग में संपन्न होते हैं, आपके सामने बताएंगे। तो याद रखिएगा 73 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा छोटी आंत, याद रखिएगा छोटी आंत ही में सारा काम होता है, याद रखिएगा। ज़्यादातर बड़ी आंत तो आपको बड़ा में फूले रहता है बेचारा। 74, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन अगर बात करें तो आप जानते हैं इंसुलिन में किसकी, तो जस्ता की ज़्यादा मात्रा रहता है, याद रखेंगे। चलेंगे 75वां क्वेश्चन, और इसका अंतिम जीके और साइंस का होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैथ का हो सकता है, शराए हुए हैं, लेकिन माइक की वजह से अगर माइक ना बजता है तो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा। हेपेटाइटिस रोग में से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होना वाला अंग कौन सा है? सीधे प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग में, बताएंगे कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे
यकृत, लिवर ही जो है ऐसा है कि प्रभावित होता है। अगर वो प्रभावित तो समझिए दुनिया प्रभावित। चलिए, मेरे बॉडी का पूरा दुनिया कहने का मतलब प्रभावित। तो हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होना यकृत कहलाता है। चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए और ध्यान रखें कि आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा।